देखिए, आज हम सेकेंड वीडियो देखने वाले हैं अपव्यू नामक चैप्टर क्लास 12th का। तो सेकेंड वीडियो देखते हैं। इसमें हमको पढ़ना है उदाहरण नंबर 3, क्योंकि कल हम पढ़े थे उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2, और इसके साथ हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। तो आज हम जानेंगे उदाहरण नंबर 3 के बारे में। उदाहरण नंबर 3 क्या पूछना चाह रहा है हमसे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, कह क्या रहा है। कह रहा है कैसे आप 3 गुणे 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव दिया गया ए आई जे बराबर 1/2 और माड के अंदर है आई माइनस 3j और फिर आपका द्वारा प्रदत्त है। तो अवयव के बारे में दे दिया है कि ए आई जे यानी इसके अवयव के बारे में दे दिया है, अवयव इतना है हो सकता है। तो इसे हमको 3 गुणे 2 अवयव की रचना करना है। तो 3 गुणे 2 अवयव को निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। 3 गुणे 2 अवयव को कोटि 3 गुणे 2 कोटि के अवयव को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब किस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, तो मान लेते हैं इसको हम ए से नोट करते हैं। ए बराबर होगा, इसमें करा 3 गुणे 2 का मतलब ये है 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, यानी A1 1 यानी पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का अवयव हो गया, और A1 2 यानी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव हो गया। ऐसे दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव हो गया, ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव हो गया। A22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरे, ये आपको बताया गया पहला डिजिट जो है ये पंक्ति को बताता है, और ये जो दूसरा अंक है दूसरा डिजिट जो है ये स्तंभ को बताता है। तो ऐसे ही आपका इसमें कितनी पंक्तियां हैं, कुल 3। तो तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव A31 होगा, और तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव जो होगा A32 होगा। तो अवयव को 3 गुणे 2 कोट के अवयव को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। A11 A12 A21 A22 A3। इसमें 3 पंक्तियां आप देख सकते हैं। अब ये पहली पंक्ति हो गई, दूसरी कल अच्छी तरीके से पंक्ति स्तंभ के बारे में समझाया गया था। तो 1 2 3 पंक्तियां हैं, बाकी एक ये पूरा स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, 2 स्तंभ दिखाए गए हैं। अब अवयव कौन कौन से होंगे, A11 की वैल्यू हम निकालते हैं। क्या I बराबर 1 पुट करना है, J बराबर 1। पहले ध्यान देने I की वैल्यू हो क्या सकती है, तो I इज इक्वल टू, क्योंकि I का मान आपको कल बताया था 1 से बड़ा या बराबर हो सकता है, और आपका M ये है आपका M और ये है N, और M से जो होता है छोटा या बराबर होता है। तो I की वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 यम के बराबर हो सकता है लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। क्योंकि कल आपको बताया गया था I की जो वैल्यू होती है ये आपका 1 से बड़ी या बराबर होती है, और आपका M से छोटी या बराबर होती है। I की वैल्यू हम 1 के बराबर भी लिए, M यहाँ कितना है 3 है, यानी पंक्तियों की संख्या 3, तो 3 तक हम लेंगे। ऐसे J की वैल्यू अगर हम पुट करें तो J बराबर कितना हम ले सकते हैं। तो J बराबर आप क्या ले सकते हो, J बराबर क्या पुट कर सकते हो। तो देखिए J बराबर आप ले सकते हो 1, 2, 3 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि कल आपको बताया गया था J की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी या बराबर होती है,
और n से छोटी या बराबर होती है। तो n की जो वैल्यू है यहाँ हम देख सकते हैं, कहा है कि n की जो वैल्यू है वो 2 है, तो इतना इतना हम ले सकते हैं। अतः यदि हम a11 की वैल्यू निकालें, a11 की वैल्यू यदि हम निकालना चाहें तो कितना आएगा, तो इसके लिए हमको मान दिया है i बराबर हमने 1 पुट किया, j बराबर भी 1 पुट किया, तो जहाँ जहाँ i है वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ j दिख रहा है वहाँ आप 2 रखोगे। तो a11 यहाँ रखिए, a11 बराबर हो जाएगा 1/2 और मार्ड के अंदर 1 माइनस 3 गुणे j की वैल्यू हमको 1 ही रखना है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 1/2 गुणे ये 3 करने 3 और 3 में से 1 माइनस करोगे तो आपका मार्ड के अंदर -2 प्राप्त होगा। लेकिन हम जानते हैं मार्ड के बाहर जब कोई संख्या निकालते हैं धन बन के निकलता है। 1/2 इंटू 2 करोगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। तो a11 की वैल्यू आपकी 1 प्राप्त हुई। ऐसे ही यदि हम a12 की वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ पर आप 1 पुट कीजिए, 1/2 i की वैल्यू आपको 1 रखना है और j की वैल्यू कितना रखना है, 2 रखना है। तो माइंड के अंदर 1 और माइनस 3 गुणे j आपको 2 रखना है, तो आपका 2, तो 3 दूना 6 और 6 में से 1 आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5/, ये हो जाए 3 दूनी 6, 6 में से 1 माइनस करोगे -5 बाहर निकालोगे तो आएगा आपका +5 बन के और /2। a12 आ गया। अब a21 निकाल लेते हैं। a21 होगा, i की वैल्यू हमको 2 पुट करना है, 1/2 i की वैल्यू हमको 2 रखना है, माइनस j की वैल्यू 1 रखना है, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। अब 3 करने 3 में से 2 गए, -1 का मान +1 आएगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी +1/2। आप देखते हैं a12 निकल के आ गया, a22 निकालते हैं। a12 आ गया, a21 आ गया। अब अगली बारी है a22 की वैल्यू, a22 की वैल्यू निकालते हैं। a22 की वैल्यू कितना आएगी, तो i बराबर आपको 2 रख देना है और j भी बराबर कितना रख देना है, 2 रख देना है। तो i की वैल्यू कितना रखना है, 2 और -3 गुणे j की वैल्यू 2 रख देना है। तो 3 दूना 6 और 6 में से 2 माइनस करोगे आप 4 आएगा और 2 से भाग दोगे तो 4 में 2 से भाग लगाएंगे 2 निकल के आ जाएगा। a22 आ गया। ऐसे ही यदि हम a31 निकालना चाहें तो 1/2 और मार्ड के अंदर i की वैल्यू हमको 3 रखना है और माइनस इसकी वैल्यू हमको 1 रखना है j की। तो ये आप सॉल्व करोगे 0 आएगा और 0 में 1/2 से गुणा कर दोगे 0 ही प्राप्त होगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं a31 की वैल्यू 0 आ गई। और a32 निकालना चाहें तो 1/2 i की वैल्यू 3 ही रखना है, माइनस j की वैल्यू 2 रखना है। तो 3 दूना 6 में से 3 गए 3, यानी 3/3 आ जाएगा आपका 2, ये प्राप्त हो जाएगा। अब हमको निकालना a, आप भी a बनाना था, तो आप भी a = हो जाएगा आपका, सब वैल्यू पुट कर देते हैं। a11 कितना निकल के आया, a11 आपका निकल के आया, हम देखते हैं 1, a11 के स्थान पे 1 रख देंगे। a12 कितना निकल के आया, तो a12 निकल के आया 5/2। और देखते हैं a21 निकल के आया 1/2 और a22 निकल के आया 2। a31 आपका निकल के आया 0। अब a32 निकल के आया 3/2। तो ये आपका आप भी तैयार हो गया। कितनी कोटिका, 3 गुणे 2 कोटिका, 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ, और इस शर्त के अनुसार हमको ये आप भी प्राप्त हुआ। तो ये आपका उदाहरण नंबर 3 था। नेक्स्ट आपका टॉपिक देखते हैं आगे।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, यानी आव्यूह कितने प्रकार का होता है इसको हम जानेंगे। आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका अस्तंभ आव्यूह। इसका सबसे पहला प्रकार है अस्तंभ आव्यूह। अस्तंभ आव्यूह, अस्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स। अस्तंभ आव्यूह क्या होता है, देखिए अस्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, यानी अस्तंभ आव्यूह क्या होता है। एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह जिसमें एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, उसे कौन सा आव्यूह कहेंगे, उसे अस्तंभ आव्यूह, उसे अस्तंभ आव्यूह कहते हैं। देखिए एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल आपका एक स्तंभ ही हो, उसमें केवल एक आपका स्तंभ पाया जाता हो, ऐसे आव्यूह को हम कौन सा आव्यूह कहेंगे, अस्तंभ आव्यूह कहते हैं। देखिए जैसे कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे मान लेते हैं कोई आव्यूह A = दिया है 2 या फिर A11 A21 A31। तो इस आव्यूह में हम देख सकते हैं केवल आपका एक ही स्तंभ है। ये आपका 3 पंक्तियां इसमें, लेकिन स्तंभ एक ही है। स्तंभों की संख्या आप देख सकते हो, खंभों की तरह जो खड़ा है, खंभों की तरह यह स्तंभ कहलाता है। इसकी संख्या एक ही है, इसलिए आपका ही स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। लेकिन पंक्तियां 3 है, पंक्ति चाहे जितनी हो स्तंभ एक होना चाहिए, तो आपका स्तंभ आव्यूह कहलाता है। या फिर ए बराबर कोई आव्यूह ऐसे हम संख्या भी लिख सकते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ये आपका कौन सा आव्यूह कहलाएगा, ये आपका जो होगा स्तंभ आव्यूह कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो है एक ही आपका स्तंभ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे। अगला नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो व्यापक रूप होता है, इस आव्यूह का व्यापक रूप क्या होता है। इस आव्यूह का व्यापक रूप A = होता है आव्यूह AIJ M × 1, यानी इसमें स्तंभों की संख्या फिक्स है, एक ही रहेगा, बाकी पंक्तियों की संख्या कुछ भी होता है। ये जो होता है M × 1 कोटि
का आव्यूह होता है। ये आपका स्तंभ आव्यूह कहलाता है। इसका जो व्यापक रूप होता है वो आपका कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे एम गुणे एम इंटू वन। वन क्या आपका स्तंभ को बताता है, ये आपको बताया गया पहला जो डिजिट होता है। ये पंक्ति रो को बताता है, या आपका कॉलम को बताता है, स्तंभ को बताता है। तो ये एम गुणे एक आपका कोटि का स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। अगला देखते हैं आपका स्तंभ आव्यूह के बाद दूसरा आव्यूह आता है। दूसरा प्रकार इसका है आपका पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह को देखते हैं क्या होता है। देखिए दूसरा है आपका, दूसरा टाइप है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक आपका पंक्ति होता है। यही स्तंभ की जगह एक क्या होगा, पंक्ति, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। स्तंभ चाहे जितना हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे अब हम कहेंगे उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसकी इंग्लिश होती है रा मैट्रिक्स। तो ये आपका रा मैट्रिक्स कहलाता है, यानी पंक्ति आव्यूह कहलाता है, जिसमें केवल आपका एक ही पंक्ति हो। स्तंभ चाहे जितना हो, उसे हम अगर एक ही पंक्ति है तो पंक्ति आव्यूह कहलाएगा, अगर एक ही स्तंभ है तो उसे हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे। जैसे इसका आपका ध्यान दें, इसको जैसे आप लिख सकते हो A11 A12 A13 ऐसे कुछ भी। इसमें हम देख सकते हैं एक ही आपका पंक्ति है, स्तंभ तो 3 है लेकिन पंक्ति 1 है, यानी ये 1 गुणे 3 कोटि का आव्यूह कहलाएगा। 1 गुणे 3 कोटि का आव्यूह, या ऐसे आप इसके स्थान पे कोई गिनती भी अपने अनुसार चूज कर सकते हो। 2 4 6 8 10 कुछ भी। एक ही पंक्ति है, स्तंभ 3 है, या 2 ही स्तंभ लो या एक ही स्तंभ लो, पंक्ति एक ही होनी चाहिए, तो आपका पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। तो इसे हम पंक्ति आव्यूह के अंतर्गत डालते हैं, इसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अगला देखते हैं आपका, इसका व्यापक रूप क्या होता है। इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप होता है, ध्यान देना। मान लेते हैं इसको B से नोट करते हैं। कैपिटल B इज इक्वल टू होता है A, या यहाँ B से ही नोट करते हैं, BI J 1 इंटू N। यहाँ 1 क्या बताएगा कि इसमें आपका एक ही पंक्ति होगा, या न स्तंभों की संख्या, यानी स्तंभ कुछ भी होता है, अर्थात 1 गुणे n का या एक पंक्ति आव्यूह कहलाता है, या पंक्ति आव्यूह होता है। पंक्ति आव्यूह होता है। तो आपका पंक्ति आव्यूह का जो होता है ये व्यापक रूप होता है। तो हमने 2 आव्यूह पढ़ लिया, पहला था स्तंभ आव्यूह, दूसरा है आपका पंक्ति आव्यूह, तीसरा देखते हैं आपका वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है। देखिए इसका तीसरा टाइप से देखते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। एक ऐसा आव्यूह या एक ऐसा आव्यूह
जिसके पंक्तियों की संख्या जो है वो स्तंभों की संख्या के बराबर हो, यानी जिसमें जितनी उसमें पंक्तियां उतने ही उसमें स्तंभ हो। तो ऐसे अवयव को हम कौन सा अवयव कहेंगे? वर्ग अवयव के नाम से जानते हैं, या उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यानी अगर एक पंक्ति है तो एक ही स्तंभ होना चाहिए, दो पंक्ति है दो ही स्तंभ होना चाहिए, तीन पंक्ति है तीन ही स्तंभ होना चाहिए, चार पंक्ति है चार ही स्तंभ होना चाहिए। यानी पंक्तियों की संख्या अगर स्तंभों की संख्या के बराबर दिख रही है तो ऐसे अवयव को हम वर्ग अवयव नाम देते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है। एक ऐसा अवयव, एक ऐसा अवयव जिसके पंक्तियों की संख्या, जिसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के, जिसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है, समान होती है। कौन सा अवयव कहलाता है? वर्ग अवयव कहलाता है। ऐसा अवयव क्या कहलाएगा? वर्ग अवयव कहलाता है। तो एक ऐसा अवयव जिसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है उसे हम वर्ग अवयव के नाम से जानते हैं। जैसे ए बराबर मान लेते हैं, कोई अवयव ले लेते हैं। ए बराबर √2 3 5 6 √7 8 9 4 6। ये हम देख सकते हैं 3 × 3 कोटि का ये एक आपका वर्ग अवयव कहलाएगा, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां और 3 ही स्तंभ है। एक स्तंभ, ये पूरा पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, और 3 पंक्तियां, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। इसलिए आपका 3 × 3 कोटि का ये क्या कहलाएगा? ये आपका एक वर्ग अवयव कहलाएगा। इसका व्यापक रूप क्या होगा? इसका जो व्यापक रूप होगा, व्यापक रूप A AIJ M × M होगा। अर्थात इसमें इस प्रकार के अवयव में यही लिख सकते हैं आप, इस प्रकार के अवयव में ध्यान देने वाली बात यह है कि अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर, या नियम के स्थान पे हम नियम पुट किया तभी वर्ग अवयव होगा। इसका आपका व्यापक रूप होता है, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो ये आपका वर्ग अवयव कहलाएगा। ये वर्ग अवयव की डिफिनेशन थी। अगला नेक्स्ट देखते हैं आपका विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या कहलाता है? तो एक ऐसा वर्ग अवयव, यानी वर्ग अवयव को ही हम विकर्ण अवयव कहते हैं। कब?
जब उसके विकर्णों के अवयव को यदि हम छोड़ दें तो यदि आपके बाकी अवयव वर्ग अवयव के यदि बाकी अवयव 0 हो जाए, विकर्ण को छोड़ दिया जाए। विकर्ण क्या होता है? वर्ग आयत, इस सब में आप चतुर्भुज में पढ़े होंगे। तो अगर विकर्णों के अवयव को यदि हम छोड़ दें, एक विकर्ण के अवयव छोड़ दें, यदि बाकी अवयव 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो ऐसे अवयव को हम विकर्ण अवयव कहते हैं। तो अगला अवयव वही है, उसको देखते हैं। ये चौथा है आपका विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, इसको जानेंगे। तो आपको बताया गया एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अवयव को यदि छोड़ दिया जाए, अन्य सभी अवयव शून्य है, तो उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। यानी वर्ग अवयव को ही विकर्ण अवयव कहेंगे यदि उसके विकर्ण को छोड़कर अन्य जो डिजिट है वो 0 हो जाते हैं, अन्य अवयव 0 हो जाते हैं। तो एक ऐसा वर्ग अवयव, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अवयव को छोड़कर, विकर्ण के अवयव को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। विकर्ण के अवयव को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, तो ऐसे वर्ग अवयव को कौन सा अवयव कहेंगे? ऐसे वर्ग अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं। विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे विकर्ण अवयव में आपका a मान लीजिए कुछ भी दिया, 6 दिया, एक आपका विकर्ण अवयव कहलाता है। ये वर्ग अवयव भी है, विकर्ण अवयव है, क्योंकि इसमें एक ही अवयव है। b मान लेते हैं कोई, ये 1 गुणे एक ही कोड का है। अगला लेते हैं, मान लीजिए 2 है, 0 है, 0 है, 3 है। ये आपका वर्ग अवयव के साथ साथ विकर्ण अवयव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके देखिए विकर्ण के अवयव यदि छोड़ दिया जाए, ये आपके विकर्ण पर अवयव स्थित है, तो इस अवयव को छोड़ दिया जाए, अन्य सभी अवयव शून्य है, इसलिए आपका ये क्या कहलाएगा? 2 गुणे 2 कोटि का, 2 गुणे 2 कोटि का विकर्ण अवयव कहलाएगा। और भी ऐसे उदाहरण हम देख सकते हैं। 3 गुणे 3 कोटि का, 3 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, कुछ भी आप ले सकते हो, 0 0 1 ले लेते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं इन विकर्णों को छोड़कर अन्य सभी अवयव जो हैं, इस वर्ग अवयव के अन्य सभी अवयव जो हैं, ये आपका शून्य है, इसलिए इसे हम कहेंगे विकर्ण अवयव। क्योंकि खाली विकर्ण पे अवयव दिख रहे हैं और कहीं अवयव नहीं है, इसलिए ऐसे अवयव को हम विकर्ण अवयव कहेंगे। तो ऐसे अवयव को विकर्ण अवयव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला आपका अवयव कौन सा है। अगला देखें, अवयव का 5वां प्रकार है अदिश अवयव।
आदिश आव्यूह। आदिश आव्यूह क्या होता है इसको देखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स आदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है या किसे कहते हैं। तो देख एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव सभी समान हो, ऐसे हम विकर्ण आव्यूह को अदिश आव्यूह के नाम से जानते हैं, उसे हम अदिश आव्यूह कहेंगे। विकर्ण आव्यूह क्या होता है। विकर्ण आव्यूह एक प्रकार का वर्ग आव्यूह होता है, बस आपके विकर्ण के अवयव को छोड़कर अन्य सभी 0 होने चाहिए। अब इस विकर्ण आव्यूह को हम अदिश आव्यूह तब कहेंगे जब विकर्ण के सभी अवयव समान होंगे, तब उसे हम विकर्ण आव्यूह ना कहकर एक अन्य नाम से उसे जानते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। तो एक ऐसा विकर्ण आव्यूह, इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे, एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे ए बराबर मान लेते हैं कोई आव्यूह है, 1 0 0 1, या फिर बी बराबर कोई आव्यूह ले लेते हैं, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो यहाँ हम देख सकते हैं विकर्ण के सभी अवयव समान है। यहाँ भी विकर्ण के सभी अवयव क्या एक समान है, इसलिए इस प्रकार के विकर्ण आव्यूह को हम क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह के नाम से जानते हैं, अर्थात एक स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक ऐसा आव्यूह जिसके आपके सभी विकर्ण, एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव जो होते हैं एक समान होते हैं, असमान होते हैं, तो ऐसे विकर्ण आव्यूह को हम क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह के नाम से जानेंगे या जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला आव्यूह किसे का, छठा वाला। छठा है आपका तत्समक आव्यूह। तो इसको हम देखते हैं। छठा है तत्समक आव्यूह, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं।
उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। तो एक तस्मक का अभिप्राय ही एक से होता है। तो एक ऐसा विकर्ण आव्यूह यानी जिसके केवल विकर्ण में अवयव हो, बाकी सब आपके जीरो हो। तो ऐसे हम विकर्ण आव्यूह, ऐसे वर्ग आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं उसे हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। या फिर आप बोल सकते हो ऐसा अदिश आव्यूह भी क्या होता था जिसमें केवल विकर्ण के अवयव समान होते हैं। अगर वो अवयव आपका जो है एक है, सभी समान अवयव जो है एक है, तो उसे हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। डिफिनीशन आप किसी प्रकार बना सकते हो, जैसे इसको हम उदाहरण के तौर से समझ सकते हैं। जैसे 1 0 0 1 एक आपका तत्समक आव्यूह है। या फिर b बराबर दिया है 1 0 0 0 0 1, या फिर यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, 0 0 1। ये आपका जो है एक आपका तत्समक आव्यूह कहलाएगा। ये तत्समक आव्यूह के अंतर्गत इसे ध्यान दीजिए, इसे हम IN से प्रदर्शित करते हैं। इसे IN से क्या करेंगे, प्रदर्शित करते हैं। इसे हम IN से प्रदर्शित करेंगे, लेकिन अगर इसकी कोट दिया है तो इसे हम IN से ना प्रदर्शित कर, इसे I से प्रदर्शित भी करेंगे। तो अगर कोट दिया है तो इसे हम I से प्रदर्शित करेंगे, नहीं तो IN से इसे हम नोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। लास्ट है आपका शून्य आव्यूह। लास्ट देखते हैं शून्य आव्यूह किसे कहते हैं। सातवां है आपका जो कि आखिरी प्रकार है शून्य आव्यूह। सातवां है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह जीरो मैट्रिक्स। शून्य आव्यूह इसे कहते हैं। इसको हम जानेंगे तो एक ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम शून्य आव्यूह के नाम से जानते हैं। तो इसकी डिफिनीशन कैसे लिखोगे। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम शून्य आव्यूह या फिर इसे हम रिक्त आव्यूह भी कहते हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या अवयव शून्य होते हैं। जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे शून्य आव्यूह या फिर इसी को या रिक्त आव्यूह कहते हैं। रिक्त आव्यूह कहते हैं। एक ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो या फिर आपका जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम रिक्त आव्यूह या शून्य आव्यूह कहते हैं। इसे कैपिटल O से प्रदर्शित भी करते हैं। जैसे आपका
ये हो गया 0 0 0 0, सब अवयव 0 कर दीजिए तो ये आपका कौन सा अवयव कहलाएगा? पूर्ण अवयव कहलाएगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सब अवयव 0 कर दीजिए तो ये आपका शून्य अवयव कहलाएगा। ये अवयव के सभी प्रकार थे जो कि पूरी तरह से खत्म है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखते हैं। अवयव का प्रकार सभी खत्म है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।